हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो था सेशन वो हो गया था बीच में ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम डिसकंटिन्यू हो गया था। और हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, हमने एंड में डिस्कशन करनी थी उसकी, जो हमारे रिसर्च पेपर हमारी ग्रैंड असाइनमेंट है उस हवाले से जो कि रह गई थी एंड में, तो उसको आज हम एंड में देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली एमएल में, मशीन लर्निंग में रीइंफोर्समेंट लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड। बेसिकली ये स्वैप है, पहले रीइंफोर्समेंट मैंने ऐड किया और अनसुपरवाइज्ड बाद में ऐड किया। तो जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग ज़्यादातर एमएल के कोर्स में ना इसका रेयर ही इस पे पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर जो है एमएल में फोकस जो होता है वो सुपरवाइज्ड पे होता है। उसकी वजह मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताई थी कि हम एक एप्लीकेशन ऑल्दो रीइंफोर्समेंट की है, लेकिन उसकी सुपरवाइज की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अनसुपरवाइज्ड पे हम कोशिश करते हैं कि हम जाए ना। तो ये डिस्कशन हमारी जो स्लाइड मैंने कुछ वैसे बुलेट ऐड किए हैं वो आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे। सुपरवाइज अनसुपरवाइज में डिफरेंस हमने बात की थी। ट्रेनिंग टेस्ट डाटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो डाटा जिसकी बेस पे एमएल मॉडल जो वो हम ट्रेन करते हैं वो ट्रेनिंग डाटा, और वो मॉडल जिसपे टेस्ट करते हैं वो टेस्ट डाटा। दूसरी चीज ये, ट्रेनिंग डाटा टेस्ट डाटा नॉर्मली हम खुद डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो डाटा नॉर्मली गिवन होता है, मिसाल के तौर पे सपोज हमारे पास फीचर पॉइंट्स अवेलेबल हैं, 10 पॉइंट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट, या हम सपोज करें हमारे पास लेंथ विड्थ अवेलेबल है डिफरेंट फ्रूट्स की। तो हमारे पास जो है मिक्सचर फॉर्म में, मतलब अगर हमारे पास दो किस्म के हमारे सपोज डाटा पॉइंट्स हैं, हम दोनों को मिक्स करके ट्रेनिंग में भी रखेंगे, दोनों को मिक्स करके टेस्ट में भी रखेंगे। मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप अगर मैथ पढ़ रहे हो, आपके पास ज्योमेट्री और अलजेब्रा दो किस्म के हमारे पास हो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हो, तो आप जब खुद अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी करेंगे और अलजेब्रा भी करेंगे, और जब आपका टेस्ट होगा उसमें भी दोनों क्वेश्चन अलग से आएंगे। जो आपने लर्निंग की अलजेब्रा की वो आपकी अलजेब्रा के क्वेश्चन से पता चलेगी, और जो आपने लर्निंग की ज्योमेट्री से वो ज्योमेट्री से पता चलेगी। तो मिक्सचर ऑफ डाटा ट्रेनिंग में हम खुद रखते हैं, मिक्सचर ऑफ डाटा टेस्ट में रखते हैं। हाँ, कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि चैलेंज डाटा अवेलेबल है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, स्पेशली पाकिस्तान में भी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज की अवेलेबल है, डेटाज अवेलेबल है, बाहर भी अवेलेबल है। तो कई दफ़ा चैलेंज जो है ना वो चैलेंज लॉन्च किए जाते हैं कि हम इस डेट में चैलेंज लॉन्च करें, कौन कौन रिसर्चर्स हैं दुनिया से वो उसको चैलेंज करें, इस चैलेंज को सॉल्व करें। उसमें फिर एमएल कोई भी डिफरेंट दुनिया जहान में से कोई भी आप उठा लें रिसर्च, कोई एमएल मॉडल उठा के उस पर ट्रेन करें, फिर टेस्ट करें, अपना मॉडल बनाएं जिस तरह से भी है, उन्हें वो चाहिए होती है एक्यूरेसी ज़्यादा। तो उसमें वो डिफाइन कर देते हैं। बात मेरा कहने का ये था, उसमें वो डिफाइन कर देते हैं कि आपका ट्रेनिंग इतने पे, टेस्ट इतने, ट्रेनिंग ये डाटा, टेस्ट ये डाटा, वो अलग कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसके अलावा कि अगर हम बात करें ट्रेनिंग की और टेस्ट की, तो हमारे पास एक और पॉइंट भी इसके अलावा है कि सपोज हमारे पास 100 किस्म का डाटा है, सपोज किस्म नहीं, सॉरी 100 हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है। किस्म समझे, हमारे पास दो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, टोटल मिला के 100 हमारे पास जो है ना वो डाटा है। 100 की फॉर्म में इमेज हो सकते हैं, सिग्नल्स हो सकते हैं, डाटा फीचर्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नॉर्मली हम 80% टेस्ट के लिए रखते हैं, सॉरी 80% हम ट्रेन के लिए रखते हैं, 20% टेस्ट रखते हैं, ठीक है। टेस्ट के लिए डाटा कम रखते हैं। अच्छा, अगर आप 85 कर लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस या माइनस, 70 कर लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम
70 करेंगे ना तो हमारी ट्रेनिंग जरा कम हो जाएगी उससे। मतलब देखें जितने डाटा, अब मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आप लोग वही एग्जांपल है मैथ्स के क्वेश्चंस की, अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस है 50 अलजेब्रा के, हिस्ट्री ज्योमेट्री के, तो उसमें से आप समझे आप जो 80 पे टेस्ट अपनी ट्रेनिंग करेंगे ना, आप मतलब जिससे तैयारी करेंगे अपनी, उन 80 में से आप 40 वो ले लें, 40 वो ले लें। अच्छा अब अगर आप उसकी बजाय 85 क्वेश्चंस पे तैयारी करेंगे तो क्या होगा, आपकी तैयारी ज्यादा बेहतर होगी। इट मींस ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जितना डाटा ज्यादा है उतनी ट्रेनिंग ज्यादा है। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम्स इन ट्रेनिंग इन एमएल, इंग्लिश मिस्टेक है, प्रॉब्लम्स इन ट्रेनिंग एमएल मॉडल, ये होना चाहिए था यहाँ। तो ये मैंने यहाँ बुलेट ऐड किया। इसमें और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जो मैं एक बात अभी कर रहा हूँ, ये रूल ऑफ थंब, ये बात ठीक है कि डाटा ज्यादा होगा लर्निंग ज्यादा होगी। आप फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। आप लोग खुद जितना ज्यादा आप अपनी तैयारी करेंगे, डिफरेंट जब डाटा डिफरेंट होगा ना, तो इट मींस क्वेश्चन डिफरेंट है, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, उससे आप डिफरेंट किस्म डिफरेंट अब आप वैल्यूज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नया क्वेश्चन, तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी। हर केस टू केस वेरी करता है। आप इंसान के चेहरा देख लें, हर केस टू केस वेरी करेगा। आप थंब फिंगरप्रिंट्स देख लें, ये वेरी करेगा। अच्छा अब व्हाट अबाउट टेस्ट, अगर आपका टेस्ट हो 15 क्वेश्चंस का, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी उसमें नजर आएगी या 30 क्वेश्चंस में नजर आएगी? ऑब्वियसली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो ज्यादा समझ आएगी ना। मे बी कम क्वेश्चंस में क्या होगा, तुक्का लग गया, कोई या तो ज्यादा ठीक हो गया या ज्यादा गलत हो गया। इसलिए जितने ज्यादा टेस्ट सेट होगा उतना फायदा, उसकी टेस्ट की जो है ना रिलायबिलिटी अच्छी होगी, इतना रिलायबल है कि मतलब टेस्ट हमारा इतना रिलायबल हम है कि हमने जितना ज्यादा वहां पर लिए डाटा, जितना हमने टेस्ट के लिए अलग किया ना, उतना हमारा रिलायबल हो जाएगा। जितना हमने ट्रेन के लिए अलग किया उतना हमारा ट्रेन के लिए वो ट्रेनिंग बेहतर हो जाएगी। अच्छा अब इसके अलावा एक दो चीजें और, हाँ प्रॉब्लम्स इन ट्रेनिंग, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं कि जिस तरह से आई वुड से कि कभी कभार ना होता क्या है, हमारे पास जो मॉडल है जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो मॉडल हमारा जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो कर सके काम सिस्टम में। कभी कभार हमारा वो मॉडल जो है वो वीक होता है, या उस उन डाटा को हैंडल करने के लिए ठीक नहीं होता। देखिए ऑब्वियसली आप लोगों ने इस चीज को ये भी समझ सकते हैं, इतने मशीन लर्निंग के मॉडल्स अवेलेबल है और एप्लीकेशन भी बहुत सारी, हर एप्लीकेशन में ठीक काम कर रहा है ना। नेक्स्ट प्रीवियस हो रही है स्लाइड, हाँ ठीक है वर्किंग है। देखिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं, हर मॉडल हर डाटा पर अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता। मतलब ये है कि यही रिसर्च का काम है, डिफरेंट मॉडल्स चेक करें। तो कभी कभार अगर हमारा मॉडल ठीक नहीं है, कोई अलग कंस्ट्रेंट है, प्रॉब्लम्स इन ट्रेनिंग एमएल, ये एक इस पे लेक्चर होगा, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग बायस वेरिएंस इस हवाले से। अगर हमारे पास डाटा बहुत कम है वो भी कंस्ट्रेंट है, डाटा बहुत ज्यादा है वो भी कंस्ट्रेंट है। तो असल चीज इसमें ट्रेनिंग में आती है। अच्छा सेमी सुपरवाइज जो है, शायद हम इस पे भी थोड़ा सा जाएं। इसमें ये होता है कि मैंने प्रीवियस भी जिक्र किया था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है एमएल मॉडल वो सुपरवाइज हो जाए। तो कभी कभार हम नहीं कर सकते तो हम कुछ पार्ट कर लेते हैं, फिर कुछ पार्ट नहीं करते। अच्छा ये चीज हो गई हमारी डिस्कस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इस पर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है 4 to 5 स्लाइड्स, इसका बेसिक आइडिया हो जाए। अच्छा बेसिकली हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो एक तरह से सुपरवाइज्ड की फॉर्म में आती है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ के ऊपर जो सुपरविजन है वो इस तरह नहीं होती। सुपरवाइज में हमारे पास ये हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर हमने एक फेस दिया साथ उसके लेबल देते हैं, एक डाटा हमने जो दिया, सपोज एक इमेज ही था तो हमने उसका लेबल दिया कि ये इमेज जो है ये सर्कल का है। दूसरा 10 सर्कल के डिफरेंट सर्कल्स के इमेजेस थे, 10 के साथ लेबल दिया और
स्केयर था तो स्केयर के साथ दे दिया। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली हमारे पास इस तरह से है, इसकी फिगर अवेलेबल है डायग्राम, मैं उस पे आता हूँ। हमारे पास एक एजेंट है, एक एजेंट ने कोई ना कोई एक्शन लेना है, उस एक्शन लेना उसने एनवायरनमेंट पे, उस एक्शन लेने की बेस पे वो पता नहीं चलेगा कि उसने जो एक्शन लिया वो ठीक था या गलत था। अगर वो ठीक था तो भी लर्निंग होगी और अगर गलत था तो भी लर्निंग। फिर जब नेक्स्ट टाइम वो एक्शन लेगा वो प्रीवियस को देख के लेगा, ठीक है। ये बेसिकली इसके इसके ये बस इसी की जड़ यही है, सिंपल सा ये डायग्राम है, यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग को एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छी तरह से। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, मैंने बस थोड़ी सी यहाँ पर ऐड की है, छोटी मोटी चीजें आपको इसका अगर आइडिया हो तो ज्यादा बेहतर है। कि एजेंट क्या होता है, एजेंट जिसने डिसीजन लेना है, एनवायरनमेंट जहाँ पर उसने एक्ट करना है, एक्शन जो एक्ट कर रहे हैं, स्टेट कि उसकी क्या स्टेटस किस पोजीशन में, रिवॉर्ड, अच्छा अब उसे फीडबैक पॉजिटिव मिली या नेगेटिव मिली। अच्छा बहुत सारे इसके मॉडल्स हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं, मैंने वहाँ लिखे हैं, लेकिन ये इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसका कोई एल्गो नहीं स्टडी करें। तो बेसिकली हमारे पास इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि जिस तरह अगर हम गेम्स की बात करें तो उसमें एक जो गेम है उसमें एक साइड हम खेल रहे हैं और एक साइड मशीन खुद खेल रही हो। उसमें जो है कि एक बार अगर उसका स्कोर कम होता है किसी भी फॉर्म में तो वो एक तरह से उसको नेगेटिव लर्निंग होगी, वो नेक्स्ट टाइम वो मूव नहीं लेगा। इसी तरह से पॉजिटिव, बेसिकली यहाँ लर्निंग इन्वॉल्व है। यहाँ पर वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं है कि हमने खुद सारा कुछ उसको सारा हमने उसे प्रोग्राम किया गया, खुद कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किया, लाइक जस्ट लाइक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये लर्निंग की बेस पर इंटेलिजेंस है। एक जो उसने मूव लेनी है उसकी बेस पर उसने प्लस माइनस देखना है, अगर तो प्लस हो गया तो उसने उस मूव को जिस कंडीशन पे मूव ली है उसको पॉजिटिव लर्निंग की फॉर्म में सेव करेगा। नेगेटिव हुई तो जो कंडीशन थी उस कंडीशन में जो नेगेटिव हुआ उस कंडीशन के हिसाब से वो अपने पास सेव करेगा कि ये इस कंडीशन में अच्छा इसके दो तरह से इसकी डिवीजन होती है, मॉडल फ्री, मॉडल बेस्ड। जो ज्यादातर जो है मॉडल फ्री यूज होती है, मॉडल बेस्ड जो है वो कम कम इसका जो इस्तेमाल है। तो जो आप लोग अगर अगर कोई इसमें आगे जाता है फर्दर तो क्यू लर्निंग में काम हो रहा है और डीप लर्निंग का मैंने आपको शायद बताया था। बेसिकली डीप लर्निंग जो है वो हमारे पास मशीन लर्निंग ही है, लेकिन वो जरा डीप हो जाती है। मतलब उसमें जो एल्गो है ना वो वही सेम एल्गो मल्टीप्लाई होता है, नॉर्मली वही सेम एल्गो, हाँ कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है या कोई ना कोई चीज है। तो मतलब हमारे पास एक मैथ्स का ऑपरेशन अगर हो रहा है ना वो होगा, फिर आगे हम उसको कुछ एक्टिव करके एक्टिवेट करके फिर सपोज हम उसे दोबारा वही मैथ्स का फंक्शन देते हैं उसी डाटा पर, फिर अगली इंफॉर्मेशन निकलेगी, फिर नेक्स्ट 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 इस तरह से करके तो ये सिलसिला चलता है। अच्छा अब जो मॉडल बेस्ड है उसमें काम लर्निंग उसमें मॉडल को लर्न किया जाता है। अच्छा इसको हम कर देते हैं माइनस, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली हमारे पास जो है वो इस तरह से है कि हमारे पास ब्लाइंड लर्निंग इसे कहते हैं, ब्लाइंड लर्निंग कि हमने बेसिकली डाटा दे दिया एल्गो को और एल्गो ने खुद उसमें डिसाइड करना है कि किस तरह से उसमें से क्लासिफिकेशन करनी है या उसमें से रिग्रेशन करना है। अब अभी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन पे हम नहीं है, वो सुपरवाइज्ड पे अब आगे हम आएंगे तो उस पर बात करेंगे। तो वैसे बेसिकली मेरा जो प्लान है ना वो अभी आगे नेक्स्ट हमारे जो थ्री लेक्चर्स होंगे ना वो 3 के करीब जो लेक्चर्स होंगे, 3 अबाउट लेक्चर्स वो हमारे सुपरवाइज्ड होंगे, सपोर्ट वेक्टर्स पे, न्यूरल नेटवर्क्स पे, इस तरह से। तो फिर हम ट्रेनिंग पे आएंगे। अच्छा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिस तरह से हमने इस पर काफ़ी सारी बात कर ली, अब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है और एक सिंपलेस्ट टेक्निक इसकी है और सिंपलेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पर एक उसका छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से वो काम कर रही है, किस तरह से वो लर्न करेगी और लर्निंग उसकी विदाउट लेबल किस तरह से होगी। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप एक एल्गो को एक डाटा सेट देंगे, आप उसे कहें कि इसमें से लर्निंग करें और बताएं कि इसमें से दो सेपरेट करनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सपोज अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, वो अलग करना है तो हम उसके बाद
उसकी आउटपुट देखते हैं कि वो कितना हद तक कामयाब हो चुका है अनसुपरवाइज्ड। और बेसिकली ये मैं रिपीट कर चुका हूँ कई दफा बात कि हम नॉर्मली अनसुपरवाइज्ड नहीं चाहते, क्योंकि अनसुपरवाइज्ड से सुपरवाइज्ड ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ कुछ टेक्निक्स मेंशन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें क्लस्टरिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम अभी क्लस्टरिंग की के मींस क्लस्टरिंग देखेंगे। इसके लिए हमारे पास क्लस्टरिंग की काफी सारी टेक्निक्स हैं। उसके बाद हमारे पास PCLDA गॉसियन मॉडल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। हम क्लस्टरिंग की एक एग्जांपल देखेंगे। बेसिकली इन सारी टेक्निक्स में लर्निंग इन्वॉल्व है, और लर्निंग के साथ साथ हमारे पास लेबल नहीं है, मतलब ब्लाइंड लर्निंग। अच्छा, अब हम के मींस क्लस्टरिंग है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो है शॉर्ट से एक न्यूमेरिकल है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा लर्निंग किस तरह से हो रही है। ओके, अच्छा, के मींस क्लस्टरिंग। अभी एप्लीकेशंस पे नहीं जाते, हम सिंपल बात करते हैं कि के मींस क्लस्टरिंग जो है वो काम किस तरह से करती है। ओके, हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें से हमने क्लस्टर्स बनाने हैं। क्लस्टर्स मींस हमने क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन का वर्ड सुपरवाइज के लिए यूज होता है, क्लस्टर्स का वर्ड अनसुपरवाइज के लिए यूज होता है। क्योंकि क्लासेस का मतलब है कि हमारे पास डिफाइंड क्लास है, लेकिन हमारे पास क्लस्टरिंग मींस डिफाइंड हम कर ही नहीं सकते, है तो क्लासेस ही, लेकिन हम उसको लेबल नहीं कर सकते, लेबल करके डिफाइन नहीं कर सकते, तो ब्लाइंडली उसे कहेंगे कि ऐसे करें। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है। जस्ट हाँ जी, अभी जरा क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ये एग्जांपल है, कोई भी चीज है हमारे पास जिसके डाटा पॉइंट्स दिए होते हैं। अब अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इस तरह से देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट ये एक डाटा के पॉइंट्स, हाइट, वेट, और ये हमारे पास नॉर्मली इस तरह के केसेस में हमारे पास पता होता है हमें कि कितनी क्लासेस है। सपोज अगर हम कहेंगे कि हमारे पास, मैंने शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी एग्जांपल, ऑरेंज और मैंगो, शेप का डिफरेंस है। ये हम यहाँ पर बनाना कर सकते हैं और साथ कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह मिक्स फॉर्म में अवेलेबल होगा डाटा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितने क्लस्टर्स हैं। हम अब हिट एंड ट्रायल पे क्लस्टर्स बना सकते हैं। 2 क्लस्टर्स दे रहे हैं सपोज यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ है हमें डिसाइड करना है कि क्या है। अगर तो हमें पता है कि इसमें सपोज 2 किस्म के फ्रूट्स हैं या 2 किस्म की आ, हमारे पास 2 किस्म का डाटा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम यहाँ के 2 ले लेंगे। और नहीं पता तो फिर भी हम हिट एंड ट्रायल पे ले लेंगे 2 या 3। अच्छा, अब सपोज हमारे पास 2 क्लस्टर्स आ गए हैं, ठीक है, K1 और K2। हमारे पास 2 क्लस्टर्स। मैंने कोशिश की है, क्योंकि जब मैंने एक कोर्स पढ़ाया था इसी से रिलेटेड था, उसमें मैथमेटिक्स थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनको प्रॉब्लम आती थी, समझ नहीं आती थी चीज़ न्यूमेरिकल्स की। मैं स्टेप्स यहाँ ऐड नहीं करता था, बोर्ड पे करवाने पड़ते, उस तरह से काफ़ी चीज़ें थी। तो कई चीज़ों को मैंने यहाँ पर अब स्लाइड्स में फिर स्टार्ट किया ऐड करना एक एक स्टेप, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो लोग अभी समझ रहे हैं, जो लोग इस वीडियो के बाद में समझेंगे, और जो लोग किसी भी टाइम पे एग्जाम के करीब जाकर भी समझते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उनको सॉल्व हो। कहीं मैं स्टेप अगर बोर्ड पे करता हूँ या वैसे यहाँ आपको हाथ से लिख के समझा दूँ, तो वो फिर बाद में इस तरह से हो जाती है। एक और क्लास लेक्चर भी हो रहा है उस तरह से। मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप कोशिश की ऐड करने की। तो अच्छा, अब हमने सपोज 2 क्लस्टर्स ले लिए, ठीक है।
क्लस्टर मतलब है कि हमारे पास दो किस्म के हम ले लेंगे, सपोज कि हम चाह रहे हैं कि पूरे डाटा के डिफरेंट पॉइंट्स सपोज हम इसको प्लॉट कर लेंगे एक्स वाई में। तो प्लॉट करने के बाद हम इसको दो किस्म की तरह साइड जो है हम सबने उसको एसोसिएट करेंगे कि मतलब ये है कि क्लस्टर का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक पॉइंट के इर्द जितने हैं वो एक साइड तरफ हो जाए, बाकी जो वो दूसरी साइड पे है कि मुझे ऐड करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए था। कि सपोज आप अंदाजा लगाएं कि एक्स वाई में सपोज हम वाई जब एक्स के ऊपर जाते हैं वहां सपोज कुछ पॉइंट अवेलेबल होंगे, कुछ पॉइंट एक्स के करीब अवेलेबल। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होंगे कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि इतना मिक्सचर है कि हम अलग अलग नहीं कर सकते, वहां पर फिर और टेक्निक्स आती है, वहां पर और टेक्निक्स आती है जिसमें हम जिनका जिक्र करेंगे, फिर उसको हम डायमेंशन चेंज करके डिफरेंट तरीके से करके फिर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, एक्स वाई में हम प्लॉट करें और कुछ पॉइंट्स एक तरफ है, कुछ पॉइंट दूसरी तरफ है, हमने उनको अलग करना है। और जब हम अलग करेंगे तो हमने उसको ट्रेन करना है, अलग करके सिखाना है, ताकि जब हम नेक्स्ट पॉइंट देंगे टेस्ट के लिए, ये टेस्ट डाटा नहीं, ये ट्रेन डाटा, फिर वो उसके साथ एसोसिएट कर देगा, बता देगा कि ये फ्रूट है या ये चीज है, सपोज चेयर है या टेबल है, जिसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने क्लस्टर सेलेक्ट किए। अच्छा, अब हम क्लस्टर्स जो हैं वो कोई से दो सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 में से कोई से दो सिलेक्ट कर सकते हैं क्लस्टर्स, क्योंकि हमने दो क्लस्टर्स दिए ना, तो हमने उन क्लस्टर्स के कोई ना कोई पॉइंट लेने हैं, जो पॉइंट समझे वो पॉइंट उसके सर्कल में, सॉरी सेंटर में लाया करता है, सर्कल सेंटर में लाया करता है। मतलब ये कि हमारे पास वो पॉइंट होना चाहिए, सेंट्रॉइड पॉइंट, जो एक क्लस्टर के दरमियान में हो, उसके गिर्द सारे पॉइंट हो, बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। दरमियान अगर नहीं है तो मिनिमम डिस्टेंस या सबसे जो है ना एक इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, जो बिल्कुल दरमियान में लाए, अबाउट हमारे पास दरमियान। ये भी इसका फॉर्मूला में हम आगे देखेंगे किस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, दूसरा जो क्लस्टर है उसका भी हम इस तरह से करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो दूसरे क्लस्टर के दरमियान में। अब आप कहेंगे कि हमने इसमें पहला पॉइंट देखें 185 जो डाटा पॉइंट 1 है वो ले लिया, सेकंड हमने 2 ले लिया, 170, 56। हालांकि हाउ वी कैन से कि ये हमारे पास उनके सेंट्रॉइड्स हैं, यही चीज तो अभी लर्निंग होगी, हम आगे जब चलेंगे ना लर्निंग होगी तो ये ठीक होते जाएंगे। हमने ये रैंडमली ले लेंगे, फर्स्ट 2 उठा लिए। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट 2 हमने क्लस्टर्स डिफाइन किए थे, फर्स्ट 2 हमने क्लस्टर्स डिफाइन किए, उनके सेंट्रॉइड पॉइंट्स फर्स्ट 2 हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने जो थर्ड से लेकर 12 तक पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट लेने हैं और इनके साथ एसोसिएट करने हैं। अच्छा, अब सपोज हम अभी आप आगे चलेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हमारे पास 168 और 60 आ रहा है, आप ये देखें राइट साइड पे टेबल में थर्ड पॉइंट पे हाइट इसकी 168 है और 60 इसका वेट है। हमने ये पॉइंट एसोसिएट करना है, ये किस तरह एसोसिएट करेंगे, हमारे पास जो के मींस क्लस्टरिंग है इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अब हमने 168 60 को पहले क्लस्टर के सेंट्रॉइड से किया, ये देखें ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है 185 माइनस किया और फिर नेक्स्ट 60 में 72 माइनस किया। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके आप कोई सा पहले ले लें, क्योंकि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस में जाएगा। 60 माइनस 72 है, 72 माइनस 60, कोई भी चीज आप पहले ले सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आएगा। और नीचे हमने जो है थर्ड पॉइंट को हमने क्लस्टर 2 के साथ किया। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है वो किसके क्लोजेस्ट है, फर्स्ट के सेकंड के। ऑब्वियसली 4.48 जो हमारी वैल्यू है ये सेकंड के साथ क्लोजेस्ट है, तो हम इसे उसके साथ एसोसिएट करेंगे। हमने इसे कर लिया उसके साथ एसोसिएट थर्ड के साथ। अब हमने एक ब्रैकेट ओपन की, लास्ट में आप करेंगे एक ब्रैकेट हमने ओपन की, जिस ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि फर्स्ट क्लस्टर जो है, फर्स्ट क्लस्टर उसमें डाटा पॉइंट 1 जो हमने लिया था वो ऑटोमेटिकली हमने उसका सेंट्रॉइड लिया था, लेकिन वो मौजूद तो पहले क्लस्टर में है, इसलिए उसे हमने पहले क्लस्टर की ब्रैकेट में ऐड किया। तो दूसरा जो हमने पॉइंट लिया था वो हमने सेकंड क्लस्टर के लिया था। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे सेकंड क्लस्टर में रखेंगे और थर्ड पॉइंट जो है वो क्लोजेस्ट आया, हमने खुद देख लिया 4.48 वैल्यू के साथ, जो सेकंड क्लस्टर के साथ क्लोज आया, हमने इसे 3 मैंने रेड कर दिया यहाँ पर, ये हमने उसके साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक हो गया।
अच्छा, अब हमने देखें, अब पहला क्लस्टर जो है वो वही है, उसका सेंट्रॉइड वही है, और सेकंड क्लस्टर में एक पॉइंट ऐड हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट ऐड होगा, उसके बाद हम इसका सेंट्रॉइड चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास, हमने तो रैंडम लिया था ना सेंट्रॉइड पॉइंट, जो हमने 2 पॉइंट था, मतलब डाटा में से जो टेबल पे सेकंड नंबर पे लिखा है हमारे पास 170 56 की वैल्यू, ये हमने क्लस्टर 2 की एक सेंट्रॉइड मिड वैल्यू ले ली थी कि ये दरमियान में है। एक्चुअल में तो वो दरमियान में नहीं थी ना, क्योंकि एक्चुअल में तो मे भी वो दरमियान में हो ना हो, वो तो हमने तो एक तुक्के पे ले लिया कि हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, इनिशियलाइज हम इससे करें। अब जब जब वैल्यू आएगी इस क्लस्टर में एक भी डाटा पॉइंट इन होगा, तो हम उसके इन होने के साथ उस सेंट्रॉइड की वैल्यू अपडेट करेंगे। इस तरह से करेंगे कि देखें, जब एक पॉइंट आएगा फिर हम उस पॉइंट और उसका मीन निकालेंगे। इसी तरह सबके साथ जब हम करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दरमियान में आता जाएगा, सेंट्रॉइड चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो सेंट्रॉइड पॉइंट आ जाएगा, अच्छा 3 पॉइंट हमारा एसोसिएट हो गया यहाँ पर, इसको हमने जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, अब देखें हमने 170 और 56 की जो वैल्यू थी, ये हमारे पास पहले क्लस्टर 2 की सेंट्रॉइड की वैल्यू थी। हमने इसमें जो हमारी न्यू वैल्यू आई, जो हमारे पास आई थर्ड डाटा पॉइंट आया, जो कि इसके साथ एसोसिएट हो गया। ये जो डाटा पॉइंट है, इसको इसके साथ हम एवरेज देके क्लस्टर के सेंट्रॉइड को अपडेट। अब हमारा सेंट्रॉइड वो नहीं था, सेंट्रॉइड चेंज हो गया, इस तरह चेंज होता जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब इस तरह जो है हमने अगला पॉइंट किया, चौथा पॉइंट लिया। अब यहाँ चौथे पॉइंट कैलकुलेशन है। चौथे पॉइंट को हम अब देखें, चौथे पॉइंट को जब हम पहले क्लस्टर के साथ करेंगे तो उसका सेंट्रॉइड चेंज नहीं था, ठीक है ना। 185 और 72 जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी वही था सेंट्रॉइड, तो उसी के साथ लेंगे। लेकिन जब हमने जो फोर्थ पॉइंट है जिसकी वैल्यू 179 और 68 है, इसको जब हमने क्लस्टर 2 के साथ लिया, तो अब ये वैल्यू देखें 169 और 58 के साथ हो रही है, ठीक है ना। या 2K2 वाला बुलेट पे आए, थर्ड बुलेट पे यहाँ पर देखें 179 माइनस 169 है, ये 169 यहाँ पर देखें लास्ट में ये हमारी सेंट्रॉइड की वैल्यू जब चेंज हुई थी यहाँ आई थी, और साथ 58 है, और ये हमारे नीचे यहाँ 68 माइनस 58 न्यू सेंट्रॉइड के साथ होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो क्लोज हो गया फर्स्ट क्लस्टर के साथ। जब ये फर्स्ट क्लस्टर के साथ क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद ये फर्स्ट क्लस्टर की ब्रैकेट में आ जाएगा, इस तरह से यहाँ मैंने ऐड किया। 4 पॉइंट हमारे पास 1 में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्लस्टर 2 की जो वैल्यू थी अपडेट हुई थी वो वही रहेगी, क्योंकि उसका कोई डाटा, उसमें कोई डाटा पॉइंट ऐड नहीं हुआ। लेकिन जो क्लस्टर 1 था उसमें एक नया डाटा पॉइंट आ गया। अब जिस तरह मैंने पहले कहा था, उसमें हम वैल्यू को अपडेट करेंगे, हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ उसको अपडेट कर देंगे क्लस्टर 1 को, जिस तरह से हम यहाँ 10 मिनट्स मेरे पास रह गए यहाँ इस सेशन में, तो मैंने कुछ उसकी बात भी करनी है, बस ये एंड होने लगा न्यूमेरिकल। अच्छा, अब हमने उसका क्लस्टर अपडेट करना है फर्स्ट का, और इसी तरह आगे चलते जाना, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये ब्रैकेट आ गई कि डाटा पॉइंट 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास क्लस्टर 1 में है, 2 3 क्लस्टर। हमने ये किया उसी तरह से कि हर दफा ये हमारा के का जो K1 का जो सेंट्रॉइड है वो चेंज होता गया, ठीक है ना। K1 का हमारा जो सेंट्रॉइड है वो हमारा ऑटोमेटिकली चेंज होता गया, और एंड में जो लास्ट सेंट्रॉइड है वो उसका सेंट्रॉइड। अच्छा, सवाल ये है कि क्या हमने कहा सेंट्रॉइड तो हमने ठीक कर लिए हर स्टेप के साथ, क्या जो हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिए थे, K1 का पॉइंट 1 था, K2 का पॉइंट 1 था, हो सकता है कि वो दोनों एक क्लस्टर के हों। अगर वो दोनों एक क्लस्टर के थे तो हमारा सारा एल्गो फेल हो गया। खुद देख लें, दोनों अगर एप्पल के लायक कर रहे थे, दोनों एप्पल के फर्स्ट और 2 एप्पल की एट्रीब्यूट्स थे, हाइट और वेट, हमने उसे डिफरेंट क्लस्टर दे दिए, तो फिर क्या होगा, हमारा सारा एल्गो तो फेल हो गया, ठीक है ना। हमारी ट्रेनिंग ही गलत हो गई, सारी ट्रेनिंग गलत हो गई तो टेस्ट गलत। अब हम क्या, इसका तरीका ये है, इसका जो एल्गो अगर आप लोग नेट से भी आपको मूड हुआ देखने का तो आप लोग देखेंगे, इसमें इटरेट का वर्ड है, इटरेट टिल हम इटरेशन देते हैं, सपोज 10 दफा इसे इटरेट करते हैं डिफरेंट डाटा पॉइंट्स पे, तो जो मैक्सिमम क्लस्टर्स में आएगा, क्लस्टर्स बेहतर आएगा वो हम देते हैं, ये इटरेटिव, ठीक है। तो
तो ये इटरेटिव में चलेगा और जो मैक्सिमम में आएगा ना तो क्लस्टर्स ठीक आएंगे वो हमने, अब मेरे ख्याल में इसमें सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ट्रेनिंग हो गई, ठीक है ना, ट्रेनिंग हमारे पास हो गई, उसने लर्न कर लिए, क्लस्टर्स बना लिए, उसका सेंट्रॉइड निकालते थे हम, अपडेट करते थे, वो सारे सेंट्रॉइड इसमें नए निकाल के अपडेट कर करके लास्ट तक सेंट्रॉइड अपने पास सेव कर लिए। अब जब हम टेस्ट सेट में आएंगे, सपोज हमने एप्पल का इमेज दिया, एप्पल का हमने उसे डाटा पॉइंट्स दिए, अब वो एसोसिएट, वो इसके साथ मैच करेगा, जिस क्लस्टर के साथ मैच होंगे वो उसके साथ हमें टेस्ट दे देगा। अब यहाँ पर आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई कि हमने यहाँ ट्रेनिंग कर दी, कोई रूल डिफाइन नहीं किए। एआई में हम रूल्स डिफाइन करते थे कि इतनी हाइट हो, इतने वेट हो, जो मैंने एआई में सर्चिंग और इस तरह कुछ डिस्कस किए, सारे नहीं किए, बहुत सारी चीजें, कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम्स भी थे जो कि हमने डिस्कस नहीं किए, वो एआई के थे। उसमें एक चीज डिफाइन होती थी कि ये लेंथ, ये वेट, ये डायमेंशन, ये चीजें इस तरह से, कर्वेचर, ये सारी चीजें आएंगी तो हम इसे एप्पल कहेंगे, वो हार्ड फास्ट चीजें आ जाती है। यहाँ पर हमने सारी टेंशन खत्म कर दी, उसको डाटा दे दिया, लर्न करवा दिया, अब हमारी कहानी खत्म, क्लोज हो गया, जस्ट टेस्ट देना और वो बता देगा ये इसके साथ है तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, हमारे पास 7 मिनट्स है इस सेशन के, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम एप्पल को बनाना कहते हैं, बनाना चाहते हैं, कहते हैं फर्क पड़ेगा? मैंने कहा था नहीं फर्क पड़ेगा, अगर आप इसको जब आगे स्टडी करेंगे, आप खुद अज्यूम कर लें, जब वैल्यू सेव हो गई, एप्पल को बनाना के नाम से सेव करवा दें, वैसे तो हम 1-0 पे कर देते हैं ना सेव, अगर आप उसको बनाना से लेबल कर देते हैं, एप्पल को, एप्पल बनाना को एप्पल से कर देते हैं, तो जो बनाने की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगी ना, एप्पल की चेंज होंगी। तो जो हम टेस्ट में, जो ट्रेन में सेव करेंगे ना, जिसके साथ टेस्ट में उसी से एसोसिएट करते हैं, लर्निंग उसकी वो हुई होगी। तो आई थिंक सो कि इस पे हो गई काफी बात। तो ये अब देख लें ब्लाइंड लर्निंग है, हमने उसे कुछ सिखाया नहीं, जस्ट इक्विवेलेंट डिस्टेंस की बेस पे उसने अपने आप क्लस्टर्स में डिवाइड किया। क्लस्टरिंग की और बहुत सारी थी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, बहुत सारी चीजें थी, तो वो डिफरेंट उसी तरह से, जिस तरह से क्लस्टरिंग की ये फॉर्म है, वो डिफरेंट फॉर्म है, हम ज्यादा सुपरवाइज पे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों से मैंने पूछना यह था कि एक तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं अटेंडेंस का, या अगर कोई मुझे सेंड कर दे, चले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस का। वर्ड डॉक्यूमेंट अटेंडेंस के लिए क्यों वर्क नहीं कर रहा? अच्छा, मैंने आप लोगों से जिक्र किया था उसका, आज मैंने कहा था डेडलाइन है, आप लोगों ने मुझे टिल लास्ट रीडिंग छोड़ के बाकी पेपर सबमिट करवाना था, वो मुझे उस हवाले से आप लोग थोड़ा सा बता दें कि क्या सिलसिला है। आप में से कितनों ने वो मुझे सेंड, आई थिंक मैंने ईमेल चेक नहीं की, किसी ने किया सेंड या नहीं अभी तक किया, और अगर नहीं किया तो वो मुझे आप एज अर्ली कर दें। और दूसरा, मैंने प्रेजेंटेशन की बात भी की थी, प्रेजेंटेशन के हवाले से अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने इससे नेक्स्ट वीक में नहीं कहा था? एक्चुअली मैंने कहा था नेक्स्ट वीक है ना, उसमें अगर तो ये हो गया ना फेस टू फेस, क्योंकि इस वीक भी अच्छा बाकी टीचर्स ने आपको क्या बताया फेस टू फेस के हवाले से? सर सुनने में यही आ रहा है कि फेस टू फेस क्लासेस नहीं होगी इस सेमेस्टर में। अच्छा, वैसे नेक्स्ट वीक स्टार्ट सब आ जाएंगे तो फाइनल हो जाएगा शायद, या देख लें क्या इंस्ट्रक्शन होती है वीसी साहब की तरफ से, लेकिन 50-50 है कि हो भी सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि जो बीएस वाले हैं ना, वो सुनने में आया कि उनके अभी मिड नहीं हुए, मिड के बाद वो फेस टू फेस करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक मिड से। आप लोगों के वैसे मेरे ख्याल में अब तो 2 हो गए हैं, 6 रह गए हैं लेक्चर्स, अटेंडेंस ने कर दिया, तो ये हो सकता है कि कोई ना चेंज हो जाए। ऑनलाइन है तो ज्यादा अच्छा, आप लोग हैं भी दूर दूर से, लेकिन इट डिपेंड्स, ये तो वीसी साहब की तरफ से होगा या रजिस्ट्रार साहब की तरफ से। तो मुझे ये आपसे पूछना था कि अगर फेस टू फेस होता है ना, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम रादर देन दैट कि हार्ड फास्ट उसको करें कि आपकी प्रेजेंटेशन बनाए, तो बना लेगा वेल एंड गुड, तो नहीं बनाया वो जस्ट पावर पॉइंट में ग्रुप की फॉर्म में है तो अपना पार्ट आके प्रेजेंट कर दें, जिस तरह टाइटल है तो टाइटल में आप लोगों ने क्यों लिखा है, क्या लिखा है, और उसको बस एक्सप्लेन करना है आपने, जिस तरह से आपने जो लिखा है ना कंट्रीब्यूट किया उसको एक्सप्लेन करना है, बेशक वर्ड में कर दें। तो मैंने ये आप लोगों की आसानी कर दी थी, और अगर मैंने कहा था कि ये ना हुआ फेस टू फेस, तो हम इसको ना, मैं या तो खुद चेक कर लूंगा, आप मुझे ईमेल करते हैं या इस तरह से। तो अब आप लोगों का कितना कितना कंप्लीट है, कुछ पार्ट मिड के साथ भी था,
और कुछ क्योंकि अच्छा मिड के एग्जाम भी मैंने शायद उसके मार्क्स लगाने हैं 2-3 दिन तक, बेहतर आप लोग कर दें, ना किए तो फिर भी मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा फिलहाल, और आगे से फिर आपके अगले में कर दूंगा एडजस्ट। तो मुझे आप ये बताएं कि इसके ये जो सेक्शंस है ना, टाइटल से लेके डिस्कशन तक, अगर रिव्यू पेपर है तो ये सेक्शंस नहीं होंगे, आपके सेक्शंस चेंज हो जाएंगे, उसमें मेथोडोलॉजी नहीं आता, रिजल्ट्स नहीं आते, कुछ चीजें और हो जाती हैं, रिव्यू में फिर रिव्यू आ जाता है। तो ये कितने % तक कंप्लीट है आप सारों का? सर ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन और अब्स्ट्रैक्ट और टेबल्स वगैरह जो रिव्यू पेपर्स के हैं वहां तक तो हो गया है सर। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि मुझे एज जल्दी ना इसी जो आ रहा है नेक्स्ट वीक, एज जल्दी मुझे ये ईमेल कर दें जितना पार्ट हो गया, जी जी सर। सर क्योंकि अब नेक्स्ट वीक तक कर दें आप। हाँ नेक्स्ट वीक अंदर अंदर संडे से पहले कर दें, अगर तो नेक्स्ट वीक फेस टू फेस हुई ना क्लास, तो मैं तकरीबन 3-4 स्टूडेंट्स को ना, कोशिश ही मेरी होगी कि लास्ट हमारा 40-50 मिनट्स ना, उसमें 2-3 स्टूडेंट्स हैं वो इसको प्रेजेंट कर दें, तो प्रेजेंटेशन उसकी यहीं से कंप्लीट हो, जो करते जाएंगे कंप्लीट हो जाएगी, और अगर नहीं हुई फेस टू फेस तो फिर वो नहीं हम करें। तो आप लोग मुझे ठीक हो वेडनेसडे थर्सडे से पहले पहले ना मैक्सिमम ये मुझे कर जी दें, सर। और ये कन्वे भी कर दें सबको। मैंने 13 लिखी है ना, लेकिन ये मैक्सिमम आप 16-17 से पहले पहले मुझे आप ये कर दें। ठीक सर। और सर काइंडली अपनी ईमेल शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ग्रुप्स में बहुत से बच्चे न्यू आए हैं तो ईमेल नहीं आप। अच्छा ये स्लाइड पर हो रही है ना, मैं यूनिवर्सिटी वाला कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक प्रॉब्लम है, मैंने मिड टर्म का पेपर मुझे जब आपका टेक्स्ट आया था कि आपने हैंड रिटन लिख के देना है, तो मैंने उसके चंद घंटे पहले आपको सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर दिया था, नहीं वो ठीक है, सबमिट किया था। वो इश्यूज काफी सारों के हैं। अच्छा मेरे पास 1 मिनट रह गया, तो अब ये मैंने ईमेल आईडी लिख लिया, आप जरा देख लें, काफी सारों का इशू है, लेकिन मैंने कंसिडर किया है पेपर को। अभी पेपर ही मैं आप लोगों के चेक कर रहा था लास्ट वीक में ना, क्योंकि इसकी डेडलाइन है नेक्स्ट वीक में, तो मैंने उसे कंसिडर जी कर लिया। बिल्कुल। वो ज्यादातर इंस्ट्रक्शन हाईलाइट हुई थी जो पिछले सेमेस्टर वालों के फाइनल हुए थे उनके लिए, तो मैंने यही गाइड जी किया था जी कि जो जिनके रह जाएंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये मेरे ख्याल में नहीं चलेगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए वो सारे, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि नेक्स्ट ना हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज है। ईमेल कंफर्म करनी ही है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि ना वो नेक्स्ट टाइम उस वही दे दें जो यूनिवर्सिटी ने इंस्ट्रक्शन दी है, क्योंकि उसमें ये है कि अगर यूनिवर्सिटी ने एतराज किया ना तो फिर मेरी तरफ से, क्योंकि पहले हमारा यही चलता है dr.faisal.cs@leeds.edu.bk, ये मेरा ईमेल आईडी आ गया, ये आप लोग ना बेशक इसका एक पिक्चर ले लें, इमेज ले लें, और वो आप कर लें। अच्छा हमारा आपका लास्ट सेकंड्स रह गए। अच्छा मुझे क्वेश्चन देखिए, कितने पेपर्स लिख सकते हैं? एटलीस्ट 3 to 5 तो होने चाहिए रिव्यू उसके बगैर आप लिख नहीं सकेंगे। तो ईमेल आईडी आप ये जो है ना, इसका इमेज भी लेके ना बेशक आप शेयर कर दें, तो इस पे आप लोगों ने शेयर करना है क्लास के साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट